नमस्कार दर्शक मित्रों, मार्केट की बात के आज के हमारे एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जनरली रिटेल इन्वेस्टर इस टॉपिक को इग्नोर करता है या तो लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, बट आपके निवेश में इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, जल्दी जल्दी भगा के वीडियो को मत देखिए। आपके लाइफ में ये वीडियो आपको अच्छा काम आ सकता है। आगे बढ़ें, चर्चा करें हमारे टॉपिक के बारे में। उससे पहले एक अनुरोध और भी रहेगा कि अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट मंत्रा के चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जब भी हम हमारे कई सारे क्लाइंट के साथ चर्चा करते हैं, दूसरे कई सारे हमें कॉल आते हैं इन्वेस्टर के, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। जनरली शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनका यही सवाल होता है, रिटर्न कितना मिलेगा। दोस्तों, रिटर्न एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है आपके निवेश पे, बट उससे ज़्यादा भी आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है आपका रिस्क कितना है। दोस्तों, लोग रिस्क के बारे में सोचना तो क्या, चर्चा भी नहीं करते हैं। रिस्क को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ इक्विटी मार्केट, दोस्तों आपके करियर में भी रिस्क है, आपके लाइफ में भी रिस्क है, इसलिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। आपके हेल्थ पे भी रिस्क आ सकता है, इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और दूसरे कई सारे ऐसे रिस्क आते हैं। तो हर एक लाइफ के पहलू में रिस्क तो है। आप रिस्क को कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट आपको रिस्क को समझना ज़रूरी है और उस रिस्क से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं और उसके लिए आपके क्या क्या कंटिजेंसी प्लान है, वो आपके पास तैयार रहेंगे तो आप रिस्क को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और यही हमारी कोशिश है आज के वीडियो में आपको समझाने की कि रिस्क क्या है, उसके टाइप क्या है और उससे आपको कैसे डील करना है। तो आप बातें हैं मार्केट की तरफ। मार्केट के बारे में अब चर्चा करेंगे। बाकी सारे करियर रिस्क और दूसरे रिस्क है वो आपको अपने हिसाब से हैंडल करने पड़ेंगे। दोस्तों, मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए तो उसमें आपका मेजरली आप रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो रिस्क और माइक्रो रिस्क। मैक्रो रिस्क मतलब कि आपके ऐसे रिस्क जो आपके कंपनी के रिलेटेड रिस्क नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट कंपनी पे आता है, तो ये आपके हैंडल में नहीं है, कंपनी के हैंडल में नहीं है, वो कंपनी उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे कई सारे रिस्क है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स रिस्क हो गया या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। डेफिनेशन में नहीं जाएंगे दोस्तों, हमें डेफिनेशन ध्यान में रख के पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कोई बड़ी एग्जाम देने वाले हैं फाइनेंस के तो डेफिनेशन काम में आएगी, अदरवाइज डायरेक्टली जब आप निवेश करते हैं तो आपको समझना जरूरी है, डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो रिस्क आपको समझना ज़रूरी है। मैक्रो रिस्क हर एक कंपनी पे रहेगा, उसका इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है पर रहेगा। दूसरा है माइक्रो रिस्क, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस में रखना है क्योंकि जिस कंपनी में आप निवेश करें उसके बिजनेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उसको आपको ठीक से समझना ज़रूरी है। अगर आप बड़ा अलोकेशन दे रहे हैं तो उतना ही डीप में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब चर्चा करते हैं रिस्क को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उससे आपको कैसे डील करना है। दोस्तों, मैक्रो रिस्क में कई सारे रिस्क है। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो करंटली मार्केट झेल रहा है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट रिस्क जनरली आता है, सिक्लिकल होता है, कभी इंटरेस्ट रेट कम होंगे और जैसे जैसे ग्रोथ वापस आएगी वैसे वैसे फिर से इंटरेस्ट रेट रिस्क वापस आएगा मार्केट में। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल है, तो आपको साइकिल को समझना जरूरी होगा इंटरेस्ट रेट का। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट का रिस्क मार्केट में वापस आएगा। और पिछले तकरीबन एक साल से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट इस इंटरेस्ट रेट के रिस्क से अगर आप देखें जूझ रहा है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो पूरे के पूरे कंट्री पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे आता है। अलग अलग कंपनियों पे, अलग अलग इकोनॉमी पे अलग अलग प्रकार का रिस्क आता है। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उस पर कितना बड़ा रिस्क आ सकता है इंटरेस्ट रेट का, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी इंफ्रा कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क बड़ा हो सकता है। अगर कंपनी ने बड़ा डेट लिया है तो वो डेट का जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो कंपनी के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आपको असेट भी देखना है कि कंपनी ने अगर डेट लिया है तो वो डेट क्यों लिया है, क्या कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसको कंप्लीट होने में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे और इतने टाइम तक कंपनी को डेट को भी सर्विस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को भी सर्विस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही बड़ा रिस्क बन जाता है।
तो ये जनरली आपको समझना पड़ेगा। आईटी कंपनी में इतना बड़ा रिस्क नहीं आएगा क्योंकि वो कभी डेट नहीं लेती है। अससेटेलाइट कंपनी के बिजनेस होते हैं, फाइनेंस की कई ऐसी कंपनी हैं, उन पे भी इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है क्योंकि वो लैंडिंग बोरो में काम करती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो आपके ईएमआई भी बढ़ा देगी। तो दोस्तों हो गया ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, बड़ा रिस्क है, हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाता है फाइनेंशियल मार्केट पे। तो इसको आपको फोकस में ज़रूर रखना है। करंटली हम देख भी रहे हैं कई बड़े बड़े ग्रुप इंटरेस्ट रेट के रिस्क के कारण ही मार्केट के फोकस में और कंसर्न में आ चुके हैं। दोस्तों दूसरे भी ऐसे बड़े बड़े रिस्क हैं जो मार्केट के किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल भी हो सकते हैं, मेन मेड भी हो सकते हैं। वॉरेन बफेट का एक लेटर शायद मैंने पढ़ा था, वो लेटर था या कोई इंटरव्यू था, वहाँ पे उन्होंने बताया था उनके कंपनी में उनके जो टीम मेंबर है वो ऐसे ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं वो जनरली लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक आया तो क्या करोगे, कंपनी के मैनेजमेंट को वो डायरेक्टली पूछते भी हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपकी फैक्ट्री गिर गई तो आपका क्या बैकअप प्लान है। तो ये एक बड़ा रिस्क है दोस्तों। यहाँ पे जब रिस्क आप लिखते हैं तो आपको या तो एक्सेल यूज़ करना है या फिर आप पेन और पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आपको मैट्रिक्स बनाना है, लाइक्लीहुड मतलब कि रिस्क आने का चांसेस कितना है और उस रिस्क जब आता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा। ये दो पैरामीटर हैं, तो हर एक रिस्क के लिए ये दो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आपका अर्थक्वेक आ गया तो उसका लाइक्लीहुड कितना है, तो दोस्तों लाइक्लीहुड बहुत ही कम है। अर्थक्वेक आए वो बहुत ही रेयर इवेंट होती है दोस्तों। बट मैं बता दूं जिस लोकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ, कच्छ भुज से मैं बात कर रहा हूँ करंटली, तो यहाँ पे मैंने पर्सनली अर्थक्वेक देख लिया है। 2001 में कच्छ में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है और ये करंटली अभी भी एक अर्थक्वेक हॉट जोन माना जाता है। रिसेंटली अगर आप देखें तो तुर्की में भी बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो ऐसे अर्थक्वेक आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे तो लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, बट आ सकते हैं। तो इनका लाइक्लीहुड मतलब कि होने की संभावना बहुत ही कम है, बट अगर ये हो गया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मेजर इम्पैक्ट रहेगा। अगर कोई कंपनी ऐसे लोकेशन पे अपना सेटअप रखी है, बड़ी फैक्ट्री है कंपनी की, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया और कंपनी की पूरी फैक्ट्री ही गिर गई, तो उस फैक्ट्री को खड़े होने में सालों लग जाएंगे, तब तक कंपनी का रेवेन्यू गया, प्रॉफिट गया। अगर सिंगल लोकेशन पे काम करे तो बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हुआ अर्थक्वेक रिस्क, ये कंट्रोल में नहीं है, ये मैक्रो रिस्क आप कह सकते हैं, नेचुरल रिस्क कह सकते हैं। सिमिलर वे पे फ्लड भी आ सकता है और दूसरे भी कई सारे रिस्क आ सकते हैं। पोर्ट की कंपनियां हैं दोस्तों, अगर आपने किसी पोर्ट की कंपनी में निवेश किया है तो मैं भी कॉन कॉल में आप पूछ सकते हैं, अगर बड़ा फ्लड आता है, बड़ी सुनामी आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर से मैं बता दूँ, जिस लोकेशन में मैं काम कर रहा हूँ करंटली कच्छ में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है कंडला पोर्ट, तो वहाँ पे उसने देख लिया है, सबसे बड़ा फ्लड भी देख लिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी 1999 में आई थी और वहाँ पे पूरे के पूरे पोर्ट पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तकरीबन 2-3 साल फिर से उस पोर्ट को खड़े करने में लग गए थे। तो दोस्तों ऐसे रिस्क आ सकते हैं, लाइक्लीहुड कम है, बट जब आएंगे तो कौन सी कंपनी पे वो क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं उसका मैट्रिक्स आपके पास रेडी होना चाहिए। और कुछ रिस्क मैं आपको बताऊँ, टेरर रिस्क मतलब कि कोई बड़ा अगर आप देखें अटैक हो गया, जियो पॉलिटिकल रिस्क, इसके बारे में करंटली भारत में और विदेशों में भी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ उसके कारण ग्लोबली इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है। जियो पॉलिटिकल रिस्क मतलब कि अगर आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है जिसका लोकेशन दूसरी कंट्री के अंदर है और आपके देश के संबंध उस कंट्री के साथ बिगड़ जाते हैं, तो फिर कितना बड़ा रिस्क इस कंपनी पे आ जाएगा वो भी आपको समझना जरूरी है। तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उस लोकेशन से कितना आता है। ये सारी अगर आप देखिए बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत डीप एनालिसिस जाएगा यहाँ पे, बट अगर आप बड़ा निवेश करें तो ये सब भी करना तो पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों गैस लीक हो जाता है। कई जो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियां हैं वहाँ पे कई बार हम किससे सुनते हैं, आप न्यूज़ में सुनते होंगे, एक कंपनी में ब्लास्ट हो गया, कंपनी की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ और हो गया, कंपनी का प्लांट शटडाउन में है, तो ऐसे भी रिस्क है। तो वहाँ पे आपको देखना है कंपनी के कितने लोकेशन में कितने फैक्ट्री हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों एक किस्सा फिर से मैं याद आ रहा है, जिस समय पे हम काम कर रहे थे आईटी कंपनी में टीसीएस में, तो हम एक एक्टिविटी करते थे हर तकरीबन 3-6 महीने में। ये एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते थे बीसीजी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो यहाँ पे क्या किया जाता था कि एक दूसरी लोकेशन पे बिजनेस को रन करने की कोशिश रहती थी। जनरली जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं
TCS, इन्फोसिस या दूसरी कोई भी बड़ी IT कंपनियाँ, तो इनके पास पूरा का पूरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तैयार रहता है कि अगर सपोज आपका मेजर वर्कफोर्स मुंबई में बैठ रहा है, जनरली बड़ी IT कंपनियों का मेजर वर्कफोर्स मुंबई में या बैंगलोर में है, और उस लोकेशन पे कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वहाँ पे फिर दूसरी लोकेशन, मतलब कि कंपनी का जनरली दूसरा लोकेशन होता है जिसको बैकअप लोकेशन कहते हैं। जनरली वो सिटी में एक दूसरा लोकेशन भी होता है, उसके बाद अगर आप देखें दूसरे बाहर के सिटी में जो बहुत ही दूर हो वहाँ पे भी एक लोकेशन होता है। और जनरली जो बहुत ही बड़ी IT कंपनियाँ हैं वो अपने 1-2 एम्प्लॉय को ओवरसीज में भी रखती है, ताकि अगर भारत कंट्री में या फिर और कंट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई बड़ा रिस्क आता है तो भी बिजनेस वो कंटिन्यूटली चला पाए। तो ये भी एक, अगर आप देखिए BCG प्लान होगा। जनरली IT कंपनियाँ रखती है, बाकी सारी कंपनियाँ रखती है नहीं रखती है, आपको उनको मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा। वायरस, ये तो हमने देखा है पिछले 2020 में हमने देखा ये एक ग्लोबली रिस्क बढ़ा गया कोविड का, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अननोन रिस्क का लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, बट ये रिस्क आया, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो हम सभी ने अनुभव किया। तो ये हो गए कुछ ऐसे रिस्क जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, कंपनी के कंट्रोल में भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रिस्क बन सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उसमें एक बड़ा रिस्क याद में आ रहा है, वो है KMP, मतलब की मैनेजड पर्सन। कोई एक पर्सन है, इसमें भी कई सारे ऐसे फैमिली, छोटे छोटे SME हैं या MSME हैं या छोटी कोई कंपनी है, उसमें जनरली एक पर्सन ही पूरे के पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। कंपनी का CEO भी वो है, MD भी वो है। अगर उनको कुछ हो जाता है या फिर वो कंपनी छोड़ देते हैं या फिर उनकी किन्हीं कारणों से मृत्यु हो जाती है, हमने रिसेंटली कोविड के समय में कुछ बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियल हाउस से कई ऐसे डेथ की खबरें भी सुनी, तो वहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, सक्सेशन प्लान क्या है वो अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे बिजनेस पे बड़ा रिस्क आता है। तो ये एक बड़ा रिस्क है। KMP बहुत ही बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार रखती है। दोस्तों, इवन कंट्री में भी, भारत में भी अगर आप देखें पूरी कंट्री है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री है, तो उसके बाद उप प्रधानमंत्री भी रहते हैं, तो हर एक कंट्री भी रिस्क को समझती है कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो भी कंट्री चलनी चाहिए। तो ये एक रिस्क है, KMP रिस्क। तो ये भी एक रिस्क है। दोस्तों, जो हम लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं तो वो यही कारणों से हम लेते हैं कि जो घर में व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, उनको कुछ हो जाए, KMP मतलब की मैनेजर पर्सन है या घर का आपका जो करता धरता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस काम में आता है। तो ये भी एक रिस्क का ही फैक्टर हो गया। दूसरा रिस्क है दोस्तों, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन कंपनी है, बहुत ही वर्कफोर्स उसमें अंदर है, वहाँ पे स्ट्राइक किया जाए। दोस्तों, 90s और 80s के दशक में ये बहुत ही होता था, बड़ी यूनियन होती थी, स्ट्राइक्स भी होती थी। तो वहाँ पे अगर आप देखें वेजेस किस प्रकार से मैनेज करती है कंपनी, स्ट्राइक न हो उसके लिए कंपनी के क्या क्या प्लान है, ये सारे भी अगर आप देखें ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये भी एक रिस्क है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। अगर कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के साथ ज़्यादा खुश नहीं है और यूनियन क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक भी हो सकती है, और वहाँ पे अगर स्ट्राइक होगी पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेशन बंद हो जाएगा, तो कंपनी के लिए बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। उसके बाद दोस्तों, दूसरे भी कई सारे रिस्क कंपनी के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन या बैंकिंग की कंपनी है तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के रिस्क भी आ सकते हैं। रिसेंटली जो बड़ी वॉर चल रही है दो कंट्री के बीच में, वहाँ पे साइबर वॉरफेयर भी यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे पर्टिकुलर पावर प्लांट को अटैक किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी के कारण। ये भी रिस्क है। तो वहाँ पे कंपनी का क्या क्या कंटिजेंसी है कि अगर साइबर अटैक होता है तो वो कितने क्विकली अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पे ला सकती है, वो भी देखना है। दोस्तों, दूसरे भी अगर आप देखें कंपनी के अंदर फ्रॉड भी हो सकते हैं। कंपनी में हमने रिसेंटली कई सारे न्यूज़ भी सुने हुए हैं जहाँ पे प्रमोटर ने फ्रॉड किया या फिर कोई एम्प्लॉय बड़ा फ्रॉड कर गया, तो वहाँ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट वो एक पर्टिकुलर फ्रॉड कंपनी के लिए ला सकता है। NPA अगर फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी है तो वो किस प्रकार से लैंडिंग कर रही है, वो लैंडिंग का क्वालिटी कितना अच्छा है, और अगर पर्टिकुलर बड़ा सिंगल एंटिटी पे किसी का बैंक ने लैंडिंग कर दी और वो एंटिटी ही पूरा गिर गई, तो वहाँ पे फिर बड़ा NPA आएगा, कंपनी के पूरे बैंक के पूरे बैलेंस शीट को वाइप आउट कर सकता है। तो ऐसे रिस्क समझना ज़रूरी है। दोस्तों, कई सारे ऐसे रिस्क आप पर्टिकुलर बिजनेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पूरे के पूरे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, लाइक्लीहुड कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है, ये आपको मैट्रिक्स तैयार करनी है, और वो मैट्रिक्स के आधार पर फिर आपको अपना निवेश का डिसीजन लेना है। दोस्तों, फिर से मैं आप सभी को कह दूं, रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिस्क रहने ही वाला है। दोस्तों, कई सारे इन्वेस्टर, कई सारे जो हमारे FD के क्लाइंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं FD में तो कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोग ये मानते हैं कि फिक्स इनकम प्रोडक्ट में कोई भी रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा मिथ ये आप कंसिडर कर सकते हैं, सबसे बड़ा रिस्क वहीं पे ही है।
दोस्तों जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन आपका 7% है, इन्फ्लेशन सर्टेन रिस्क है, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन तो वहाँ पे है ही है। तो अगर आपने 6-7%, 8% में भी अगर एफडी में पैसे लगाए हैं तो आपके लिए तो सर्टेन रिस्क है ही है। अगर आपने शेयर में निवेश किया, म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो आपको 12% नहीं तो 10% मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है इक्विटी मार्केट में, बट इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न बनाने का पोटेंशियल वहाँ पे है। यहाँ पे सर्टेनिटी है कि जब आपने 6% एफडी की है तो वो आपको 6% ही देने वाले हैं, और वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक सर्टेन रिस्क है जिसको जनरली बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश में अवॉइड कर रहा है। दूसरा रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट में भी कई बड़े बड़े लोग निवेश भी करते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क इतना बड़ा है। दोस्तों अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हों ग्लोबली, तो रिसेंटली जापान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जापान में पिछले साल सबसे पहले अगर आप देखें, बर्थ से ज़्यादा डेथ हुई है। तकरीबन जापान में 8 लाख जितनी बर्थ हुई है पिछले साल, और उसके सामने 18 लाख डेथ हुई है। जापान की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रही है। दोस्तों जब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो ये रिवर्सेबल नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है पॉपुलेशन को फिर से ऊपर लाना। बर्थ रेट गिर चुका है जापान में। तो दोस्तों जब ये बर्थ रेट गिरता है तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी पे बड़ा रिस्क आता है। जापान में अब लोग घर तोड़ रहे हैं क्योंकि रहने वाले नहीं हैं, धीरे धीरे पॉपुलेशन नीचे जा रही है। तो अगर आप रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर हैं, रियल एस्टेट में ही आपके लिए सब कुछ है, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत में अभी भी इतना वो सिनारियो नहीं आया। मैं भी आपको 50 साल, 80 साल, 100 साल के बाद ये सिनारियो भी देखने मिलेंगे, जब पॉपुलेशन गिरने लगेगा। पॉपुलेशन गिरता है तो प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। वो भी रिस्क है प्रॉपर्टी में। लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत ही बड़ा होता है प्रॉपर्टी में, कि अगर आपने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको आप पार्शली सेल नहीं कर सकते हैं। जब प्रॉपर्टी का डिक्लाइन आया था 2010 के बाद, तो 9 साल तक अभी भी रेट नहीं आए मुंबई में। अगर कोई मुंबई में बड़ा अगर आप देखें फ्लैट रखा हुआ है तो आपको पता होगा। तो ऐसे कई सारे रिस्क हैं, हर एक सेक्टर में रिस्क है, आपके करियर में भी रिस्क है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम रखना, ताकि आप अपने करियर रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर पाएँ, कि अगर आपका करियर में कोई बड़ा इम्पैक्ट आता है, जॉब चली जाती है, तो भी आपके पास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। रेंटल इनकम है तो वहाँ से भी आपको सेकंड इनकम मिल सकती है। तो ये मल्टीपल रिस्क है दोस्तों। रिस्क को समझिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। रिस्क को समझिए और उसके हिसाब से अपना कंटेंजेंसी प्लान बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिटेल वीडियो रिस्क के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फिर से मैं अनुरोध करूंगा, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से दोस्तों एक लाइन के साथ छोड़ूंगा मैं आपको, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो बिना रिस्क लिए वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती है। रिस्क लीजिए, समझ के लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।